थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। मंगेश सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते पूरे दुनिया के पटल पे, दुनिया की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हुई। इस हफ्ते एक अमेरिका स्थित कंपनी जिसका नाम है ब्लैकस्टोन, वो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी कि जिसके पास $1 ट्रिलियन का असेट बन गया। यानी उस कंपनी के पास आज $1 ट्रिलियन है मैनेज करने के लिए, इतना पैसा उनके पास है। ये $1 ट्रिलियन असेट करने वाली ये पहली कंपनी बनी। इस कंपनी ने 2018 में सोचा था कि हम 2026 तक इस मकाम को हासिल करेंगे, इस उद्देश्य को हासिल करेंगे। लेकिन 2026 के 3 साल पहले ही इन्होंने, इस कंपनी ने, जो असेट मैनेजमेंट में कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, वो 3 साल पहले ही 1 ट्रिलियन का उसका एसेट बन गया। दोस्तों 1 ट्रिलियन कितना होता है? तो हमारे देश में, पूरे भारत देश की जो इकोनॉमी है, हर लेवल पे वस्तु और सेवा का निर्माण होके उसका जितना मूल्य है वो $3.5 ट्रिलियन है। और इस अकेली एक कंपनी के पास आज $1 ट्रिलियन इतना पैसा है। तो क्यों हुआ ऐसे? क्यों इस कंपनी ने इतनी फास्ट ग्रोथ की? और इसका, इस स्टोरी का हमारे आज के बिजनेस के साथ क्या रिलेवेंस है, ये हम समझते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। हर तरफ स्टार्टअप का बोलबाला है। कोई भी देश हो, वो चाहती है कि उसके देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स तैयार हो। हर देश अपने देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप करने के लिए हर तरीके से प्रयत्न कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज तैयार कर रही है, क्रिएटिविटी के लिए काम कर रही है, देख रही है कि किस तरह से स्टार्टअप कंपनी उनके देश में ज्यादा से ज्यादा तैयार। भारत की भी बात करें तो भारत देश ने भी स्टार्टअप के लिए एक अलग सी पॉलिसी का निर्माण किया है। आज पूरी दुनिया में जितने भी स्टार्टअप तैयार होते हैं, हमारे देश का नंबर तीसरा है। इतने ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में भी आज तैयार हो रहे हैं। तो स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी कंपनी जब अपनी इनिशियल फेज में होती है, शुरुआत की फेज में होती है, उसे कहते हैं स्टार्टअप। अभी शुरुआत का फेज यानी कितना टाइम, कितने टाइम में किसी भी कंपनी को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं, इसकी कोई वर्ल्ड वाइड कोई एक व्याख्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आमतौर पर जिसको लोग मानते हैं कि 10 साल तक, पहले 10 साल तक कंपनी को स्टार्टअप ऐसे कहते हैं। तो पूरी दुनिया में 7 साल से लेकर 10 साल तक वो एक पीरियड है कि जिसमें जो भी कंपनी होती है उसे स्टार्टअप ऐसे कहते हैं। लेकिन स्टार्टअप का बहुत महत्व है, दुनिया में बहुत महत्व है। हर देश की जो इकोनॉमी है स्टार्टअप के ऊपर डिपेंड होती है। हर देश की इकोनॉमी का स्टार्टअप यानी ग्रोथ होती है। इंजन की, जैसे ग्रोथ इंजन जिसे बोलते हैं, वैसे इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन यानी स्टार्टअप की तरफ देखा जाता है। तो क्या करती है स्टार्टअप? क्यों हर देश इसके पीछे पड़े हुए, इसके पीछे काम कर रहे हैं? तो उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो ये स्टार्टअप कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार करती है, रोजगार भी निर्माण करती है, अपॉर्चुनिटीज भी निर्माण करती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कुशल और अकुशल कामगार, जिस भी क्षेत्र में ये स्टार्टअप तैयार होते हैं, उस क्षेत्र के सभी तरह के प्रोफेशनल, सभी तरह के एक्सपर्ट्स, इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। वो जॉब हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, उनके अलग अलग तरीका कंट्रीब्यूशन होती है। तो जब जब भी स्टार्टअप काम करती है, तब अपने एरिया में, अपने उस सब्जेक्ट में जितने भी प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, कुशल, अर्धकुशल ऐसे कामगार हैं, उनको एक जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करती है। दैट इज नंबर 1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिसकी वजह से स्टार्टअप के पीछे पूरी दुनिया है, हर एक देश पड़ा हुआ है, वो है ये कारण, इनोवेशन, न्यू आइडियाज। दोस्तों, अगर आप कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं है। अगर मेडिकल की शॉप चलती है, वो उस तरह से आपने भी मेडिकल की शॉप निकाली और धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, तो वो स्टार्टअप नहीं है। अगर किराने की दुकान आपने चालू की तो वो स्टार्टअप नहीं है। लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से, स्टार्टअप का नाम ही, स्टार्टअप ये जो कंसेप्ट है
वो इसीलिए होता है कि ये जो कंपनी काम करती है, किसी भी सेक्टर में काम करती है, उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ इनोवेशन, कुछ न्यू आइडियाज लेके काम करती है, एक नए तरीके सर्विसेज, नए तरीके के प्रोडक्ट्स आपके सामने रखती है। अगर इसी मेडिकल की जगह अगर आप ऐसी कोई कंपनी का निर्माण करें कि जिसमें आप अपने प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ अपलोड करें और वहां से फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देख के वो दवाई आपके घर पे लाके दे, तो वो हो सकता है स्टार्टअप। तो वैसे अलग अलग आइडियाज के साथ, अलग अलग इनोवेशन के साथ ये स्टार्टअप तैयार होते हैं। बहुत बार ये स्टार्टअप उस देश में जो कुछ चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वहां के समाज में जो जिंदगी है, लोगों की जो जिंदगी, उसको बेहतर करने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए अलग अलग सॉल्यूशंस उस देश में निकलते हैं। अभी अमेरिका हमारे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका देश जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, वो क्यों बना? क्योंकि अमेरिका देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो धीरे धीरे करके उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सॉल्यूशन सिर्फ उनके देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए लाए। और आज दुनिया में $1 ट्रिलियन 6 कंपनियां हैं। अभी मेटा थोड़ी सी कम हो गई तो 5 पकड़ते हैं। तो इस 5 में से 4 कंपनियां अमेरिका की है, सिर्फ एक आरामको कंपनी दूसरे देश की है। अगर 6 यानी मेटा पकड़े तो वो 5 कंपनियां, $5 ट्रिलियन कंपनी सिर्फ अमेरिका की। और उसमें से 3 कंपनियां तो ऐसी कंपनी की जिनकी 2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है। अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब वो कंपनी है कि जिसकी वजह से अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी। और ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने अपने एक आउट ऑफ द वे जाके इनोवेशन करके ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, और जिसकी वजह से फिर वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, इतनी बड़ी कंपनियां बनी। उसी तरीके से अगर जापान को देखोगे, जापान जो पूरी तरह से बेचिराग हुआ था, बर्बाद हुआ था, वो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, वो भी सोनी जैसे स्टार्टअप की वजह से। जापान का जो कोर है वो है अगेन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस कंपनियों की वजह से, जिस स्टार्टअप्स की वजह से जो कंपनियां बड़ी बनी बाद में, और वो फिर बड़ी इकोनॉमी होनी जापान। चीन मैन्युफैक्चरिंग में आप दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन चीन में अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप आपको मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फिनटेक में देखेंगे, फाइनेंस में देखेंगे। इनफैक्ट आने वाले टेक्नोलॉजी में भी अगर एआई की बात करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप एआई में जो काम कर रहे हैं वो अमेरिका में है, चीन में है। वैसे ही इजराइल, अभी इजराइल की तरफ हम देखते हैं कि इजराइल की खेती यानी आधुनिक खेती, यानी आइडियल खेती। क्या आपको पता है कि इजराइल दुनिया में एग्रीकल्चर में नंबर 1 क्यों है? इसका कारण यह है कि इजराइल में दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर के स्टार्टअप वो तैयार होते हैं। इजराइल में मैक्सिमम स्टार्टअप एग्रीकल्चर में, खेती में तैयार होते हैं। वो इसके ऊपर तैयार होते हैं कि कैसे हर बूंद पानी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वो इसलिए तैयार होते हैं कि उनके देश में बहुत ज्यादा जो बंजर जमीन पड़ी है, उस जमीन में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और अपने देश को बेहतर इनकम करा के दें। वैसे ही हमारे देश की जब बात करते हैं, आज हमारे तहसीलों में, गांव में कितने सारे चैलेंजेस हैं। खेती कितनी इंपॉर्टेंट, कृषि ये जो डिपार्टमेंट है या कृषि जो विषय है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आज कितने सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने। अब देखिए ना, ये टमाटर आज की तारीख में 110, 120, कई जगह पे 130, 140 रुपए किलो है। वो टमाटर जो कभी 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो भी होता है। तो अभी हमारे एग्रीकल्चर में कितने सारे प्रॉब्लम है कि किसान अगर ये टमाटर देगा, और प्याज की भी वही कंडीशन, ये टमाटर प्याज देके किसान अपना प्याज लगाता है, टमाटर लगाता है, महंगा कर्जा लेके सब कुछ, तो बाय द टाइम वो टमाटर उसके निकलेंगे, तब तक इसका जो प्राइस है वो 130, 140 रुपए, फिर से 10, 11, 15 अगर हो जाए तो फिर उसको जो पैसे डाले वो भी नहीं आते। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक की, प्रॉब्लम है स्टोरेज की, प्रॉब्लम है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की। जो हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, हमारे खेतों में जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इनोवेटिव काम करना चाहिए। इसको फिर इनोवेटिव सॉल्यूशन ऐसे काम करना चाहिए जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं। हर देश अपने देश में स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा तैयार हो, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस स्टार्टअप में जो लोग, जो प्रोमोटर होते हैं ना, वो अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ किसके लिए काम करते हैं? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करते हैं। ऐसे विषय में काम करते हैं कि जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं, जिस तरीके से कभी किसी ने काम नहीं किया।
और ऐसे ही विषयों में काम करने की आज हमारे देश में भी जरूरत है। दोस्तों, ये स्टार्टअप अपने देश की जो भी अलग अलग संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका महत्तम ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए काम करते हैं। और इसी का फिर परिणाम ये होता है कि इस देश में संपत्ति का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। ये और इन्हीं चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन इसे कहते हैं। किसी भी देश की अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई करोगे, अगर जर्मनी की करिए आप, जर्मनी क्यों ऐसी कंपनी की जो सबसे ज्यादा मजबूत और डेवलप्ड ऐसे एडवांस ऐसे इंजन बनाती है, तो उसके पीछे भी कहानी है स्टार्टअप्स की। तो हर देश में ये स्टार्टअप जो होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन करके काम करते हैं। इनफैक्ट ये स्टार्टअप सिर्फ खुद के लिए नहीं, कोई भी अगर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तो अपने जैसे कई सारे लोगों को वो इंस्पायर करती है, उनके आइडियाज, उनके विजन, उनके लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण करती है। अगर किसी एक विषय में, अगर कृषि की बात करते हैं हम लोग, अगर खेती के बारे में अगर हमने स्टार्टअप की शुरुआत की, तो हो सकता है कि हमारे आजू बाजू समाज में कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, उसमें काम करने वाले लोग हो सकते हैं, यंग युवा हो सकते हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, लेकिन इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे स्टार्टअप की वजह से। और स्टार्टअप वो कंपनियां होती है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। स्टार्टअप में पैसे कब, स्टार्टअप किसको कहते हैं कि किसी भी कंपनी की इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज में जो आप पैसा डालते हैं वो बहुत ज्यादा उसका मल्टीप्लिकेशन होने का चांस स्टार्टअप में ज्यादा रहते हैं। जो कोई एस्टेब्लिश कंपनी है, इसमें अगर आप पैसा डालोगे, जिसके आईपीओ है, जिसके ऑलरेडी शेयर्स है मार्केट में, उसका इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न अगर आप किसी स्टार्टअप में डालते हैं उसका होता है। ऑफकोर्स इसके साथ थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। अगर आपने पढ़ाई ना करके डाली तो वो स्टार्टअप वहां तक जाएगी कि नहीं, इसके बारे में पता नहीं होता। स्टार्टअप वो कंपनी होती है जो इनोवेटिव ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज का निर्माण करती है। अभी आज देखिए ना कि फेसबुक, ये सब चीजें हैं, व्हाट्सएप ऐसी चीजें हैं, अभी इन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व किए। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीजें ये स्टार्टअप से लेके आती है। इकोनॉमी इकोनॉमी के कुछ ऐसे पहलू, इकोनॉमी के कुछ ऐसे सेक्टर्स या ऐसी चीजें इसको डेवलप करते हैं स्टार्टअप, जो अभी तक किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे सेक्टर्स, ऐसे विषय जिसके ऊपर ऐसे विषय में ये स्टार्टअप्स काम करते हैं जिसके बारे में किसी ने भी सोचा ही नहीं। अभी जैसे हमने सोचा है कि हमारे तहसील को मच्छर के बीमारी से मुक्त करते हैं। हमारे तहसीलों में जो गांव है, जो शहर है, कोई भी जो आदमी हो, जो अभी उस मच्छर की वजह से कितनी सारी मौतें होती है, कितने सारे लोग बीमार होते हैं, हमने सब देखा है। लाखों लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग बीमार होते हैं मच्छर की वजह से हमारे देश में सिर्फ। तो क्यों ना अगर ऐसे हम लोग एक अलग तरह का स्टार्टअप तैयार करें कि जो इसमें काम करे, और हो सकता है कि किसी नए पहलू को वो निर्माण करे। तो इसलिए इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी तरह से होती है। स्टार्टअप का सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो सोसाइटी में होता है। जैसा मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं जापान का, कि किस तरह से जापान को इंस्पायर किया कुछ स्टार्टअप्स ने, जैसे सोनी। वैसे ही आप हमारे आजू बाजू जब ये स्टार्टअप्स तैयार होते हैं, किसी भी देश में जब ये स्टार्टअप्स तैयार होते हैं, बहुत सारे युवाओं को, लोगों को ये इंस्पायर करते हैं। इसका कारण ये है कि जो स्टार्टअप के जो प्रमोटर होते हैं वो बहुत जल्दी अपने सभी सपने पूरे कर लेते हैं। उनको जो चाहिए होता है लाइफ में वो मिलता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, उनको एक इज्जत मिलती है, और इन सभी की वजह से कई सारे युवा वो प्रेरित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टअप करने में एक रोमांच है, एक बहुत मजा आता है। दोस्तों देखिए, अभी सोचे कि हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, हमारे म्यूनिसिपल वार्ड्स में, शहरों में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कई सारे ऐसे भी चैलेंजेस हो गए जो शायद हमको डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, कि हमको कचरा मुक्त करना है तहसील। तो जब आप इस प्रॉब्लम का हल अपने स्टार्टअप से करोगे, एक ऐसा स्टार्टअप जो हर तरह के कचरे का रिसाइकल करेगा, एक ऐसा स्टार्टअप जो आपके गांव के, आपके शहर के हर घर को कनेक्ट होगा, और ये करने के बाद, ये सब करने के बाद जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि आपके तहसील का कचरा ऑलमोस्ट बहुत सारा कम हुआ है, और इसके लिए सब लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करने में और कुछ नया, कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए निर्माण करने का जो आनंद है वो हमेशा के लिए होता है, जिंदगी भर होता है। अगर आपने अपने इलाके को, अपने तहसीलों को, गांव को अगर कुछ ऐसी स्टार्टअप तैयार करके जिसकी वजह से मच्छर की वजह से जो बीमारी होते हैं
लोग मरते हैं, वो ना हो। बस इसके तरह से काम करो, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना बड़ा योगदान इस सोसाइटी को देंगे। और इस एक दो योगदान की वजह से जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो आपको मिलेगा, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ये बहुत रोमांचक भी होता है कि आज ऐसी परिस्थिति है, आज मैंने काम की शुरुआत की है। इसका मतलब आप अपनी एक कहानी लिखते हो, ऐसी कहानी तैयार करते हो जिस कहानी के आप हीरो होते हैं, और ये बहुत मजा आता है काम करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो स्टार्टअप होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे तैयार होते हैं? तो स्टार्टअप की शुरुआत हमेशा किसी न किसी आइडिया के साथ होती है, किसी न किसी कल्पना के साथ होती है। कल्पना ने वही कि कोई तो ऐसी चीज जो आपको शायद बॉदर करती है, आपको लगती है कि नहीं ये बदलना चाहिए, ये गलत है, या ये बेहतर हो सकता है, या मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। ऐसी किसी चीज के साथ हमेशा इस स्टार्टअप की शुरुआत होती है। और इस आइडिया को, कल्पना को कैसे आगे बढ़ते हैं? तो वो ऐसे ही बढ़ता है जैसे आपको अभी दिख रहा है। यानी स्टार्टिंग में जब आपको ये आइडिया आती है ना, तो आपको समझ भी नहीं आता कि करे क्या, किस तरह से इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्व करें। यानी आपको पता होता है कि ये रास्ता हो सकता है, इससे ये हो सकता है और हम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको पूरा कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ भी नहीं आता। फिर आप उसके ऊपर बहुत सारा काम करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सब कुछ करने के बाद फिर एक कंसेप्ट पे आते हैं कि ये रास्ता है। और ये कोई भी हो, न्यूटन हो या हम हो या कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, वो वैसे ही काम करके देखते हैं, सकते हैं, समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं दिन रात, और बाद में उनका एक कंसेप्ट होता है, नहीं ऐसा हो सकता है। फिर आगे जाके वो काम क्या करते कि ठीक है चलो, इस प्रोडक्ट के साथ, इस सर्विस के साथ मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो उस प्रोडक्ट, उस सर्विस का एक प्रोटोटाइप, एक डेमो तैयार करें, बस उसके ऊपर फिर वो काम करते। बहुत बार ऐसा होता है कि ये डेमो, ये जो प्रोटोटाइप वो लैब स्केल होता है, छोटा होता है। बहुत सारे लोग हो सकता है अपने घर पे तैयार करें, अपने छत पे तैयार करें, अपने आंगन में तैयार करें, लोगों ने अपने गैराज में तैयार किया। तो वैसे ही शुरुआत होती है, हर स्टार्टअप की शुरुआत होती है दोस्तों। पहले जो सॉल्यूशन है वो इस तरह का होता है, बाद में वो सॉल्यूशन वो ऐसे लेवल का बनाते हैं फिर कि जो हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। ओके, वो डेमो, और एक बार वो सॉल्यूशन उन्होंने वहां तक पहुंचे, फिर ये सॉल्यूशन के साथ कैसे बिजनेस किया जा सकता है, इस सॉल्यूशन के साथ कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके वो बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। बस, तो सॉल्यूशन और बिजनेस प्लान, इसके साथ शुरू होती है आपकी स्टार्टअप, आपकी कंपनी। इनफैक्ट ये स्टार्टअप शुरू करने के पीछे दो तरह के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, दो तरीके होते हैं स्टार्टअप को करने के। एक तरीका है, यानी दो तरह की पद्धति ऐसा समझते हैं। एक वो पद्धति के लोग हैं, एक वो पर्सपेक्टिव के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्टार्टअप एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, जो बिजनेस के एंगल से देखते हैं कि आज को ऐसी परिस्थिति में कौन सा वो बिजनेस का सेक्टर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, कौन सा वो बिजनेस सेक्टर है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, ज्यादा इन्वेस्टर्स आज की तारीख में पैसा लगा रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसकी आज धूम है मार्केट में, तो कौन सा तो फिर उस पर काम करते हैं। तो आज क्या है, ऑनलाइन गेमिंग है, चलो ऑनलाइन गेमिंग कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसी कंपनी है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके थोड़ा सा चेंजेस करके फिर ऑनलाइन का मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया। ऑनलाइन ये बेचने की बात है, या स्विगी जोमेटो जैसी अगर हाइपर डिलीवरी ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर काम करते, क्योंकि उसमें आज बहुत पैसा है। ये सोच के काम करने वाले एक पर्सपेक्टिव होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो इस बिजनेस का जो आजू बाजू इकोसिस्टम है या बिजनेस में क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो एक पैशन होता है, पैशन के साथ शुरुआत करते हैं कि मुझे इस परिस्थिति को बदलना है, मुझे ये जो चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे उसको बेहतर करना है, ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखना है। और ये फिर बिजनेस की चिंता नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि मैं अपने स्टार्टअप के साथ लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन दूं। ये जो लोग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो सोल्यूशन के लिए सिर्फ वो अच्छी चीज के लिए काम करते हैं ना, वो ये बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण करते हैं। और वो जो सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं ना काम, उनका तो सिर्फ इतना होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, वैल्यूएशन बढ़ाऊं और बेच डालू कंपनी को। तो वो बहुत पैसा वो अपने लिए बनाते होंगे, 100 200 500 करोड़, लेकिन वो कभी बड़े कंपनी का निर्माण नहीं करते। लेकिन ये जो पैशन के साथ लोग आते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण करते। अभी मार्क जुकरबर्ग ने जब पहली बार व्हाट्सएप शुरू किया, ये मैसेजिंग वगैरह शुरू की, अपने सिर्फ महाविद्यालय में शुरू की, कॉलेज में शुरू की,
तब उनको थोड़ी पता था कि इतनी बड़ी एक कंपनी हो जाएगी। जब अमेजॉन की शुरुआत की जेफ बेजोस ने, तब उसका एक ही फोकस था, एक ही उनका उद्देश्य था कि मैं लोगों की मदद करूं और सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से मदद करूं। अगर कोई ऑनलाइन किताबें या कोई भी चीज खरीदना चाहता है ना, तो मैं उसकी मदद करूं। तो कैसे मदद कर सकता? तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, बहुत दिन उसके ऊपर काम किया, और फिर फाइनली वो इस लेवल, उस पैशन को उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि आज उसी पैशन से वो हर कुछ बेच रहे हैं और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। तो ये जो दूसरा काम करने का तरीका है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये लोग बनाते हैं। और एक बार आपने देखा, आपने फाइनल हो गया कि आप इस वस्तु के साथ, इस सर्विस के साथ ये सॉल्यूशन रखेंगे, तो फिर आपको तैयार करना होता है एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी एग्जाम्पल, यानी एविडेंस, सबूत, कि चलो दिखाओ कि ऐसा होता है क्या। जैसे हमने वो पैलेट्स तैयार किए, हमने अभी वो पैलेट सबके साथ हो सकता है, यानी किसी भी बायोमास के साथ हो, तो वो भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे नेपियर घास के साथ वो पैलेट्स तैयार होते हैं। और ये भी हमने तभी अभी आगे जाके हमने इतना इनोवेशन किया, सब कुछ काम किया, कि आज उस पैलेट के साथ ऐसी कुकिंग सिस्टम का निर्माण हम कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ पैलेट डाल के उसके जलाने की बात नहीं है, तो गैसिफिकेशन है, यानी उस पैलेट के साथ ऐसी गैस निकलेगी और जलेगी जैसे वो एलपीजी जल रहा है। यानी सिर्फ गांव में नहीं, गांव में तो जहां जरूरत है उसको तो कंपलसरी वहां देना है, लेकिन शहरों में, अच्छे अच्छे इलाके में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कल ये कुकिंग सिस्टम जाएंगे, स्टोव जाएगी, इस तरह का हमने आज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये सब किया। तो इन चीजों को पहली बार करना, इसको हम कह सकते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और आगे होता है प्रोटोटाइप। एक जो आप करना चाहते हैं ना बिजनेस में, एक करा के दीजिए, दिखिए, दिखाइए, ये प्रोटोटाइप या डेमो प्रोजेक्ट, बस इसकी जरूरत होती है। एक प्रोजेक्ट उस साइज का, जिस साइज का आप करना चाहते हैं ना, उस साइज का एक प्रोजेक्ट करके दिखाइए, बस। ये यहां तक आ गए तो हो गई बात, ये आपने काम किया तो हो गई बात, बस ये काम करने की जरूरत है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्टार्टअप बस यहां तक ही काम करते हैं, उसके बाद पूरी एक अलग चीज शुरू होती है। ऑफकोर्स एक प्रोजेक्ट और उसके साथ बिजनेस प्लान, स्ट्रैटेजी, कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, पहले तो एक सॉल्यूशन ऑफकोर्स मैंने किया, प्रोजेक्ट किया, और इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा क्या बिजनेस प्लान है, कैसे मैं रॉ मटेरियल का ख्याल रखूंगा, कैसे मैं इसको बेचूंगा, कैसे इनकम आएगा, क्या रेट से होगा, बस। तो ये दोनों चीजें होते हैं। किसी भी दुनिया में कोई भी स्टार्टअप आज की तारीख में बड़ा हुआ है, उसने सिर्फ ये काम किया है पहले, एक वो डेमो प्रोजेक्ट, बिजनेस स्केल का प्रोजेक्ट, और उसके साथ एक बिजनेस प्लान। और उसके बाद जो शुरुआत होता है वो क्या होता है, पूरी जिंदगी भर क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है फंडिंग। इस स्टेज के बाद सभी प्रमोटर, सभी लोग, सभी उनके जो टीम वगैरह, सब एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, वो है फंडिंग। और इस प्रोजेक्ट को संभालना, ये सब कुछ काम करना होता है ना, ये स्पेशलिस्ट के ऊपर डालते हैं। उसके बाद सभी स्पेशलिस्ट लोग ही इस काम को चलाते हैं। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा? तो कोई इंजीनियर चलाएगा। प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा? तो कोई एमबीए चलाएगा, जो पढ़ाई करके आया है, 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ाई करके आया, उसको पता है क्या करना होता है, बस वो चला रहा है। तो प्रोजेक्ट चलाने का काम हमेशा फिर ये स्पेशलिस्ट पे जाते हैं, वो नहीं करते। पूरा फोकस जो प्रोमोटर्स का, सभी लोग का इसके बाद होता है, वो होता है फंडिंग। ऑफकोर्स उनको पैसे तो लगते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं पैसे जमा करने के लिए, या जो लोग पहली बार इनको पैसे देते हैं, तो उनका फिर वही गेम चालू होता है कि कैसे फंडिंग को आगे बढ़ाए, कैसे वैल्यूएशन को आगे बढ़ाए और लेके जाए। इनफैक्ट इसको लेके आज स्पेशलाइज्ड लोग हैं मार्केट में कि आपको कौन से लेवल का फंडिंग चाहिए। इनफैक्ट ये भी स्कोप है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास छोटा सा प्रोटोटाइप भी नहीं, छोटा सा आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, लैब स्केल भी प्रोजेक्ट नहीं, अगर आपके पास सिर्फ पेपर में अगर आपके आइडियाज है, दिमाग में है और पेपर में है, बाकी कुछ आपने किया नहीं, तो आज तो मार्केट स्टार्टअप को लेके इतना स्पेशलाइज्ड है कि आपको उसके लिए भी पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ ऑन पेपर भी अगर आपके पास कंसेप्ट है, तो लोग 10-10 करोड़ तक फंडिंग रेज कर रहे हैं, जिसे प्री सीड कहते हैं, जिसमें ऑफकोर्स एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर इस पर वो लोग होते हैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, और उनको वो चाहते हैं कि कैसे मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, तो इसीलिए फिर इस लेवल में वो लोग आते हैं। एक बार आपने वो किया, प्रूफ तैयार किया छोटा सा, कि देखो मैं ये करना चाहता हूं और ये मेरा प्रूफ है, तो फिर उसमें सीरीज ए आती। एक बार आपने उसके साथ बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया, तो सीरीज बी आती है। एक कब आते हैं? जब आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखा, चलो मैं ये ऐसे
बना सकता हूँ, पिलेट बना सकता हूँ और ये स्टोव बना सकता हूँ। बी, यानी आपने जब एक प्रोजेक्ट डाला है, एक ही प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, और वो चला रहे हो तो, और सीरीज सी जब आप दो, एक नहीं, 2 4 5 प्रोजेक्ट डाले तो उसके बाद सी वगैरह, अभी सी देखेंगे तो 50 मिलियन के आगे, यानी लगभग 400 करोड़ इतना वो फंड रेज करते हैं जब आपके 2 4 ऐसे यूनिट चलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो सकता है वो एंजल्स का होता है। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं कि जब कंपनी के पास, कंपनी जस्ट शुरुआत होती है, उनके पास कुछ नहीं होता है, ना कोई डेमो प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन वो पैसा डालते हैं उसमें। अब इस लेवल पे ये कंपनी चलेगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, अभी ये एक रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करके ये काम किया तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, आपके 1 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं, 20 करोड़ हो सकते हैं, 30 करोड़ हो सकते हैं, इतना बड़ा। और ये इसमें एंजल, सिर्फ एंजल इन्वेस्टर करके काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो श्रीमंत है, जो अमीर है, और इस अमीर लोगों के पास करोड़ों में पैसा है, और वो इनको HNI कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अभी ऐसे लोगों को ही ये अवसर मिलता है। उसके बाद वो होने के बाद फिर वो VCs आते हैं, PEs आते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस MCL में मुझे बहुत संतोष होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अवसर, जो अवसर सामान्य लोगों को मिलता ही नहीं। सामान्य लोग कब शेयर्स लेते हैं, जब वो कंपनी IPO में चली जाती, फिर हम अपने हिसाब से 100 शेयर लो, 150 शेयर लो, फिर देखते हर दिन ऊपर गया, नीचे गया, 1 1 घंटा उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं कि क्या हुआ मेरे शेयर्स का, अपने इसको पूछते हैं कि मेरी डीमैट का अकाउंट का क्या हुआ। ये होता है नॉर्मल लोगों के पास। लेकिन आज जो एंजल इन्वेस्टर के पास, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, और वो सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं, वो खुद नहीं काम करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगता है, पर वही काम होता है उनका। वो हमने अवसर हमारे लोगों को दिए। दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस MCL के शेयर की वजह से अमीर होने वाले हैं। यानी किसी ने अगर 15,000 के शेयर लिए, अगर उसके 5 लाख बन जाते हैं, 10 लाख बन जाते हैं, 15 लाख बन जाते हैं, तो वो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने काम किया है। अब ये एंजल इन्वेस्टर को एंजल इसलिए कहते हैं, एंजल यानी फरिश्ता, क्योंकि वो फरिश्ते जैसे आते हैं। फरिश्ते जैसे, आपके पास कुछ नहीं होता, आपको वो पैसे देते, इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन एक बार आपने वो लगाया, आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लगाया, या एक आध प्रोजेक्ट डेमो लगाया, और फिर आगे का जो गेम होता है उसमें आते एक एंट्री आती है वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों बैंक कब पैसे देते हैं आपको, बैंक इंस्टीट्यूशन कब पैसे देता है, वो दिखाते, वो बोलता है कि बैलेंस शीट दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ कि 3 साल 5 साल आपने क्या धंधा किया, क्या आपका लॉस प्रॉफिट और सब कुछ है, रेवेन्यू क्या। अभी इसमें आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो समझते हैं कि बाबा ये आदमी ने ये सॉल्यूशन तैयार किया है और इसका इतना बड़ा मार्केट है, और अभी इनकी इतनी तादाद हो गई है कि वो सिर्फ देखते रहते, और वो आपको पैसा देते हैं अगेंस्ट इक्विटी, आपसे वो शेयर लेते हैं और आपको पैसा देते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि वो एक जब भी एग्रीमेंट करते हैं तब इसमें सिर्फ एक क्लॉज डालते हैं कि इसके आगे कभी भी पैसा आपको लगेगा ना तो पहले आप हमें पूछेंगे, और अगर हमने आपको नहीं दे तो फिर आप किसी भी मार्केट में जाइए और पैसे रेज कीजिए। लेकिन ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो उसके विषय में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, वो देखते हैं कि कभी जिंदगी में आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि आपको 5,000 करोड़ की जरूरत है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ से क्या होगा, चलो देते हैं उनको, छोटी सी इक्विटी देते हो, करते हैं, और ये एक लाइन डाल देंगे, और फिर आप 5,000 नहीं 10,000 भी करोड़ करोगे ना तो वो वही से आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में पूरी इक्विटी उनके पास चली जाती है, पूरी इक्विटी, आपके पास कुछ नहीं रहता दोस्तों। और ये सबके साथ होता है पूरी दुनिया में। वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल जो देते हैं, इनको क्या बोलते हैं पता है, वल्चर कैपिटलिस्ट। वल्चर यानी क्या, वल्चर यानी वो जो पूरा आखिरी बूंद खून आपका लेता है ना, वो तो पूरा कुछ नहीं छोड़ते आपके लिए, ऐसे वो लोग होते हैं। एक बार वो अगर आपने इसको छू लिया, सब काम किया, तो फिर वो मालिक बन जाते हैं। इनफैक्ट वो क्या करते हैं कि जब तक आपकी कंपनी बड़ी 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 वैल्यूएशन का, वो पूरा वैल्यूएशन वगैरह वही करते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं होती। वैल्यूएशन करते हैं, पैसा लाते हैं, बार बार पैसा लाते हैं, और ऐसा वैल्यूएशन में करते हैं आईपीओ तक। जब आईपीओ में जाते हैं ना, तो जितना पैसा उन्होंने डाला होता है ना, उसके 4 5 गुना 10 गुना वो पैसे लेते भी है। यानी जितना पैसा डाला वो मिला आईपीओ में, और उसके साथ साथ उनकी इक्विटी भी उनके पास रहती है। यानी पूरी जिंदगी, बची हुई जिंदगी हमारी कंपनी उनके नाम पे हो जाती है। और ये लोग
सीरीज ए में कौन है, सीरीज बी में क्या, सी में क्या, इनके लिए काम करने वाले इनके एजेंट हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं। कई सारे लोग हैं। अभी बैंगलोर तो हब बन गया है इन सब चीजों के लिए, बैंगलोर मुंबई तो है ही। तो सीरीज ए के लिए लोग, बी के लिए लोग, सी के लिए लोग, ये सब अलग अलग लोग हैं। और ये ए से लेके ई तक ऐसी सीरीज है दोस्तों। इनफैक्ट इस फंडिंग का प्रॉपर टाइम टेबल ही, टाइमलाइन भी है स्टार्टअप्स का, कि कैसे मैं शुरू करूंगा, कैसे थोड़े थोड़े पैसे लेके, और कैसे मैं जाऊंगा। अभी इन लोगों का ना, ये देखो जो मेंटेलिटी होती है ना, आजकल बहुत सारे एंटरप्रेनर्स जो ना, एंटरप्रेनर जो स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, उनकी भी मेंटेलिटी ये होती है कि मुझे कंपनी की शुरुआत करनी हो और मुझे इस वैल्यूएशन में बेचनी, मुझे खुद के लिए 200-500 करोड़ कमाने बस। ये होती है मेंटालिटी आज प्रमोटर्स की। किसमें आप शुरुआत करोगे, कौन से बिजनेस में शुरुआत करेंगे, क्या करोगे, तो बस वही क्या चल रहा है, क्या किसका आज लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बस उसमें स्टार्टअप तैयार करना, और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बेचना, आईपीओ में डालना, नहीं तो किसी के साथ मर्ज हो जाना, बस यही उनकी मेंटालिटी से आजकल प्रमोटर की शुरुआत करते हैं। और इन्वेस्टर की क्या मेंटालिटी होती है, इन्वेस्टर की मेंटालिटी होती है, बाबा मैं इतना पैसा डालू ना तो मुझे कब एग्जिट मिलेगी, मुझे मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना कब होगा, 4 गुना 5 गुना कब होगा, बस ये देख के इन्वेस्टर्स भी आते हैं। आज मैं आपको डालूंगा तो फिर ऐसा वैल्यूएशन आपका बढ़ेगा, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में फिर आपका आईपीओ होगा तो मेरा 5 गुना होगा, मैं निकल जाऊंगा। एक बार एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आपने सही तरह से क्लियर करके प्रॉपरली इन्वेस्टर के सामने रखी, तो बस ये इन्वेस्टर दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू एग्जिट। आईपीओ में मेरा पैसा कितना होगा, 2 गुना 5 गुना, उसमें सब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये लोग, दोनों तरीके के लोग, अभी आप देखेंगे ना, इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुगाड़ जिसको मैं कहता हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग करो, पान मसाला बेच रहे हो, पान मसाला बेचो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अभी कुछ, मैं ज्यादा आईपीएल देखता नहीं, 1-2 बार मैंने देखा होगा आईपीएल, तो आईपीएल में सिर्फ 2 ऐड थी, एक तो ऑनलाइन गेमिंग की, नहीं तो उस पान मसाला की, बस इतनी एड्स, आगे पीछे सब कुछ। तो ये भी लोग जो है ना, ये लोग बिल्कुल समझ ये नहीं देखते कि इससे समाज का क्या फायदा होगा, नहीं होगा, जरूरत क्या है। आज मैंने कितनी बार बोला कि एग्रीकल्चर उसके बारे में उनको कुछ नहीं, किससे ज्यादा पैसा बढ़ेगा मेरा और कैसी मुझे एग्जिट मिलेगी आईपीओ, बस इसके वजह से होती है। और दोस्तों इस सिचुएशन में आप देखिए एमसीएल कैसे काम कर रहा है। आज एमसीएल हर प्रोजेक्ट के बीच जो है उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं, अरे जा बाबा ये कर वो कर, देख रॉ मटेरियल के बारे में पढ़, जरा इसके बारे में सीख, जरा तू तैरना, अपने पैरों पे खड़ा होना। और कौन कौन इतना सरदर्द लेगा, कौन इतनी दुनियादारी करेगा, जबकि सब कोई भी कंपनी, जब भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जब शुरुआत होती है ना, यहाँ स्पेशलिस्ट को भेजती है। कितना आसान होगा किसी स्पेशलिस्ट को किसी कंपनी के यहाँ भेजना, जा तू वो प्रोजेक्ट मैनेज कर, आपको ये तनख्वाह हो गया। और वो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे वही काम जो किया है उसके उसमें लोग, कोई लॉजिस्टिक का एमबीए होगा, कोई प्रोजेक्ट में चलाने वाला एमबीए होगा, या इंजीनियर्स होंगे, वो करेंगे। कौन कौन ऐसा सोचेगा कि हमारे कम्युनिटी में हमारे जो उद्योजक है वो बेहतर बने, वो अपने पैर पे खड़े हो, वो सीखे इसके बारे में, हमारा हर एमवीपी हर एमयूपी में वो सीखे। क्यों बोलता हूं मैं कि आप जाइए, सोचिए, देखिए अपने लोगों के पास बात कीजिए। अभी आज बहुत अच्छा एग्जांपल मैडम ने दिया। अभी उन मैडम ने, वो जो महिला है जो आज इंस्पिरेशन है हमारे सबके लिए, उनको किसी ने सिखाया था क्या? वो जो अंदर से आना चाहिए ना, वो सिखाने की कोशिश कर रहे। कौन करता है आज की तारीख में? एमसीएल जिस तरह से बिजनेस कर रहा है, अभी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन चल रहा है, कुछ काम भी करने हैं, कितने सारे सेंट्रलाइज एजेंसी आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप हमें लिस्ट दो, 50 जगह पे आपको ये काम करना है, सिर्फ हमको दो, हम करा के देते, ये हमारा ये रहेगा, और आपका जो कॉस्ट है उससे पहले के तो हम सस्ते में करा के देंगे। आप हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर को, बाबा जा ये बीओक्यू जा, 10 वेंडर को जाके मिल, अपने तहसील में मिल, बात कर, सीख जरा उसमें क्या होता है कि कैसे 10 में से 6 बराबर नहीं होते, 4 अच्छे लोग होते जिनके साथ काम करते हैं, सीखो आप। ये कोई नहीं करता दोस्तों, लेकिन हमें पता है ये जरूरत है इसकी, ये पर्सपेक्टिव को, इस एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आगे जाके हमारे सोसाइटी को बहुत बेहतर करेंगे। और कोई एमसीएल के जैसा काम ही नहीं करता कोई, मैं आपको बोलता हूँ। हम बहुत ही अलग उद्देश्य से, विजन और विजन से काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप की स्टोरी होती है।
आप शुरुआत करो, आप कंपनी तैयार करो, आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ, डेमो प्रोजेक्ट एक ही, और बस फंड रेजिंग के बाद पास रहो, फंड रेजिंग करो, और ये जो सभी व्यवस्था का निर्माण आपने किया है वो चलाएगा कौन? तो एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट। उनमें फिर दिमाग नहीं लगाता कोई, ना प्रमोटर लगाता है ना इन्वेस्टर को लगा, वो सब अपने अपने जो है उनका जॉब प्रोफाइल बनाया होता है, वो अपना अपना काम करते हैं। और इस आईपीओ के आगे क्या होता है? तो आईपीओ के आगे फिर ऐसी आप बिग ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो। अगर इसके आईपीओ के आगे जो भी कंपनियां काम करें तो फिर एक ये बड़ी कंपनियां, ये कॉर्पोरेशन जो है ना, वो सरकारी जैसे काम करते हैं, स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट चलाते हैं, और इनके फंड रेजिंग के जो तरीके वो भी अलग होते हैं। उनके भी इक्विटी होती है, वो एफपीओ होता है, जैसे आईपीओ आता है उसके बाद फॉलोअप का भी आईपीओ का हो सकता है, डिबेंचर, टर्म लोन। और आपको इनको सीखना है ना, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके एजीएम जरा देखिए, एजीएम में क्या करते हैं आप देखिए कि कैसे रिलायंस ने अपना पूरा लोन कम किया, कैसे अडानी ने अपना रोल अभी लोन अभी कम कर रही है, कैसे नए प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा फंड रेज कर रही है, कोई भी कंपनी। तो आपको समझेगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से फंडिंग किया जाता है, किस रेट से उनको मिलता है, तो इस तरीके से वो चलता है। बट अल्टीमेटली आज स्टार्टअप की कुछ पूरी दुनिया है, स्टार्टअप के लिए पूरे सब लोग काम करते हैं, सब नेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन इस सभी प्रोसेस में, इस सब स्टोरी में आखिर जीत किसकी होती है? तो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो कल्चर है, जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप्स का, उसमें क्या स्टेटस है, कितने लोग सक्सेसफुल बनते हैं, कितने लोग फेलियर हो जाते हैं, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, अगर आज वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो एक पूरी पढ़ाई है, उसको अच्छी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। आज इस फंडिंग के बारे में ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें प्रॉपरली 150 साल लूटा। अंग्रेज यहाँ ऐसा समझे कि 300 साढ़े 300 साल यहाँ थे हमारी भूमि पे, लेकिन प्रॉपर उनके हाथ में सब कुछ था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था लगभग 60-70 साल, और बाद में जो 1857 के बाद वो आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और इन्होंने प्रॉपर 150 साल लूटा। आज की तारीख में ये जो स्टार्टअप्स है उनके जरिए यही काम हो रहा है, और ऐसा स्पेशल, ऐसा सबके सामने जो बोल रहे हैं वो Naukri.com के जो प्रमोटर है मिस्टर संजीव, वो सब इनको पद्मश्री भी मिला है। ये एक में वैसे लोग हैं, एक में वैसे पर्सन या कुछ लोग हैं कि जो ओपनली ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, लेकिन जानते हैं कि स्टार्टअप के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से स्टार्टअप के जरिए आज भी हमारे देश को लूटा जा रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं, क्योंकि पैसे आने होते हैं, फंडिंग होती है, बाकी कुछ रिलेशन होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये जो फंडिंग होती है स्टार्टअप्स को, ये बेसिकली न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्जन है। आपको पता है कैसे होता है? एक बार आपको पैसे दिए ना, तो उनकी एक शर्त होती है कि आप अपना जो हेड ऑफिस है ना, आपका जो कार्यालय, जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है कंपनी का, वो भारत में मत रखिए, आप सिंगापुर में, मलेशिया में इसको शिफ्ट करें, तो आगे की फंडिंग हमें अच्छी मिलेगी, या कुछ भी रीजन देते हैं। इनिशियली अब पैसे की जरूरत होती है, वो देते हैं। दोस्तों, ये कंपनियां बड़े बड़े करते हैं, बड़े करते और बड़े करते, और ये कंपनियां बिजनेस जो करती है भारत में, जो आइडियाज होते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट सर्विस होते हैं, ये भारतीयों को होता है। प्रोमोटर्स भारतीय होते हैं, वो मेहनत करके सब कुछ करते हैं, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट सभी भारतीय काम करते हैं। जो भी फैक्ट्री होती है सर्विस का निर्माण, तो वो हम लोग करते हैं हमारी फैक्ट्री में। इधर सेल करने का काम, प्रोडक्ट को सेल करने का काम, वस्तु सेवा को सेल करने का काम, पूरा उसका मार्केटिंग सब कुछ हम करते हैं। बेचते किसको? हमारे देश के लोगों को बेचते हैं, उनको सबको दिया, सबका बिजनेस कर रहे, धीरे 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 करके हम बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल जान लगाकर बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सब कुछ पैसा जो आता है ना, वो पैसा इनके पास जाता है, क्योंकि इनके पास वो इक्विटी होती है। ये लोग हमारे देश का एक टैक्स भी नहीं भरते। नॉर्मल अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह का कैसे इनकम टैक्स की नोटिस आती है, अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो। ये लोग टैक्स भी नहीं भरते। आज ऐसी परिस्थिति है। आज देखिए कि कैसे ये लोग बोलते हैं कि जाओ सिंगापुर में ऑफिस खोलते हैं, मलेशिया में खोलते हैं, हांगकांग में खोलते हैं, इधर खोलते हैं। और दोस्तों, आज किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी आपको इंस्पायरिंग लगेगी ना, कि जो कंपनी, इस कंपनी जैसा मुझे काम करना है या इस कंपनी जैसा होना है, आप देखिए उसके बारे में। देखिए स्नैपडील के बारे में, स्नैपडील में जो ओरिजिनल है उनके पास कितना है देखिए। एक जो है वो अभी कुणाल बहल है 4% से कम, रोहित बंसल है वो 3% से कम,
यानी जिन्होंने कंपनी स्थापन की आज भी शायद चला रहे वो। और किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है? वो सॉफ्ट बैंक के पास, नेक्सस के पास, eBay के पास। सॉफ्ट बैंक जापान की कंपनी, जितना भी पैसा जो कुछ आप खरीदोगे ना स्नैपडील से, वो वहां जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट, कोई भी कंपनी दीजिए। अभी अमेजोन के बारे में तो हमको पता है कि अमेजोन जितना भी पैसा हम लोग उसको देंगे, जो कुछ करेंगे वो अमेरिका में जाने वाला है। लेकिन जो हम अब खुद की स्टार्टअप समझते हैं फ्लिपकार्ट, और भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप करके जिसका पहला नंबर आता है वो फ्लिपकार्ट है। 72% वॉलमार्ट है। और इसमें सब कुछ शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, सॉफ्ट बैंक की भी है, सब लोग है। और जो ओरिजिनल है बंसल, एक बंसल तो पूरी तरह से उन्होंने बेच के चले गए, दूसरा बिनी बंसल उसका 2.4 है। जोमेटो में जो ओरिजिनल है, जो जिन्होंने बनाए जोमेटो को बड़ा किया, वो है दीपेंद्र गोयल। उनकी कितनी इक्विटी है? 5.6, 5.5। और बाकी पूरी जो इक्विटी है वो ऐसे ही लोगों के पास है जो आज पैसा ले। ग्रोफर्स एक सक्सेस स्टोरी है जिसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। किसके पास है उसका पैसा? तो वही टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल अमेरिका, सॉफ्ट बैंक जापान। और जो इन्होंने इसको बनाया वो सिंह, वो 4.3, 3.5, बस इतनी ही है। यानी जितना आप ग्रोफर से माल तैयार लोगे, काम तैयार करोगे, वो पूरा पैसा इनके पास जाएगा। ओयो, किसके पास है पैसे? किसके पास जाते हैं? ओयो से कुछ भी काम करो आप, बिजनेस करो आप, करते हम लोग ही है। सब जगह आपको भारतीय नजर आएंगे, लेकिन पैसे किसके पास जा रहे हैं? सॉफ्ट बैंक के पास आज देखो 46.62 एंड 47% आज उस सॉफ्ट बैंक के पास। और रितेश अग्रवाल जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, शायद दिन रात उन्होंने मेहनत की होगी, उनके पास 8% है। और ये 2 साल पहले का है, अभी पता नहीं अभी की क्या है। ये भी 2 साल पहले की ओला की कंडीशन है। अभी ओला में भी सॉफ्ट बैंक आधी, टाइगर ग्लोबल आधा, मैट्रिक्स, हेलियन, अब ये ऐसे इंटरनेशनल फंड है। और जो ओरिजिनल जो फाउंडर है उनके पास 11.95 यानी 12% है। अभी ये भी जो है वो 21 का शायद नंबर्स है। आप सोचिए क्या, आई मीन कैसे हो रहा है? किसी भी शेयर होल्डर, कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे ना, हर कंपनी, यानी मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, आप पढ़िए इसके बारे में, आप पढ़िए इसके बारे में कि कैसे जो ओरिजिनल होते हैं, जो ओरिजिनल भारतीय है, इनके पास क्या है कंपनी का, कितने पैसे आते होंगे। जो कुछ इनकम हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कंपनी तैयार करी, स्टार्टअप है, वो सब उधर जा रहे हैं। और इसलिए वो संजीव साहब ऐसा बोल रहे हैं। ये पेटीएम, पेटीएम का भी आपने देखा, विजय कुमार शर्मा के पास ये भी 2 साल पहले का है। बाकी सब सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन, एंट यानी जापान के अलीबाबा और एंट मिलके उनके आधी कंपनी उनके पास है। और यही कारण है अल्टीमेटली ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन यानी आज के तारीख में 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे आज उनके पास सामने है, लोगों को बांटने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट जिसकी जीत हो रही है, जो आगे जा रहे हैं, वो ये लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स है। और ये फिर सबसे बड़ी न्यूज इस हफ्ते की बनी। और दोस्तों इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर आप एमसीएल की तरफ देखोगे तो आपको गर्व, अभिमान महसूस होगा कि हम एमसीएल में काम कर रहे हैं। और एमसीएल के ऐसे उद्देश्य, इस तरह से एमसीएल काम कर रही है। अगर आप फंडिंग की बात करोगे ना, किसी भी लेवल की फंडिंग, एमसीएल इसकी बहुत आगे है। जो चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, उनके बहुत आगे हम लोग हैं। हम जिस तरह से बिजनेसेस कर रहे हैं, इसके पहले कभी किसी ने किए नहीं, कभी इसे ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे करने चाहिए। पहली बार ओरिजिनली डिस्ट्रप्टिव ऐसे स्केल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े स्केल में अभी कोई भी कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस लेवल पे काम कर। और दोस्तों एक्चुअली इस कंडीशन में हम लोग अपना भविष्य, हमारे किसानों का भविष्य, देश का भविष्य किसी के हाथ में नहीं दे सकते। ये बाकी की कंपनी जैसी बड़ी हो गई, हम लोग नहीं बन सकते फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरी बाकी की कंपनी। क्योंकि आज जिस सॉल्यूशन पे ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। ये जलवायु परिवर्तन जो चीज है ना, जिसके इस बीच में ये सबसे बड़ा संकट आज दुनिया के ऊपर है, और उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आए हैं हम, प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये जो सोलर की बात, ये सोलर जो है, ईवी है, ये नहीं है सस्टेनेबल। और लोगों को पता है, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, जो इन्वेस्ट किया है, जो कंपनियां चला रहे हैं, उनको भी पता है कि ये नहीं है सस्टेनेबल। लेकिन आज कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ऑप्शन एमसीएल के पास। और इसीलिए एमसीएल इस ऑप्शन को, इस बहुत ही सुनहरे ऐसे भविष्य को किसी के हाथ में देगा नहीं, ऐसे नहीं देगा। और इसका मतलब ये नहीं कि सब इन्वेस्टर ऐसे होते हैं।
अच्छे इन्वेस्टर्स भी है, अच्छे लोग भी है, और ये लोग वो ऐसे लोग हैं कि जो समझते हैं कि इस उद्देश्य के साथ, इस पर्पस के साथ आप काम कर रहे हैं, आप इस काम की वजह से कितना अच्छा काम आप दुनिया के लिए, लोगों के लिए, इस पर्यावरण के लिए कर रहे हो, समझते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो इन्वेस्टर है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और इनके पास इतना पैसा है ना कि वो नहीं इस झमेले में पड़ते कि हमको इतनी इक्विटी दो, इतना पैसा दो। ये कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो करते हैं, या वो जो सीईओ वगैरह होते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि जिनका पैसा होता है ना, उनको नहीं लगता ऐसे, लेकिन वो पैसा संभालने का काम जिसके ऊपर होता है ना, वो ऐसे सोचता है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा रिटर्न मैं अगर दूंगा तो अच्छा होगा, मुझे जरा अच्छा मिलेगा बस। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे कि जो अच्छी चीज समझते हैं। और दोस्तों, हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने वाले हैं, हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि वो लोग जिनके पास अभी एमसीएल के शेयर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीएल के शेयर की वजह से बहुत अमीर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इनफैक्ट जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं, बातें ये सब रिसर्च करके जब मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये सब चीजों का नॉलेज है, हमें पता है हमें क्या चल रहा है, कैसे होता है सब कुछ। और हमें ये भी पता है कि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं हम लोग, उस सेक्टर में दुनिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, और ये परमानेंट सेक्टर है, ये ऑनलाइन वैसे कुछ सेक्टर नहीं है, ये कभी न बदलने वाले सेक्टर्स है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल सेक्टर में। इनफैक्ट इस सेक्टर में कितने पैसे हम लोग लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, ये पूरा डिसाइड करके हमने बैठा है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला अगर बिजनेस हाउस कोई होगा तो वो एमसीएल होगा, और मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की नहीं। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है ना, हमारे कंपनी का वैल्यूएशन दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी एमसीएल। और इसका कारण यह है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं ना, वो देश ही इतना रिच है, हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने बड़े, इतने ज्यादा है, जो खेती हमारे पास है, जो लोग हमारे पास है, जो हस्तकला हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। और ये हम करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है एमसीएल। और ऑफ कोर्स हम